हेलो व्यूअर्स, आ चुके हैं हम लोग अपने कॉन्स्टिट्यूशन के नेक्स्ट लेक्चर में, जहां हम लोग कवर करेंगे आर्टिकल नंबर 13 को। आर्टिकल नंबर 13 बात करता है जुडिशियल रिव्यू की। जुडिशियल रिव्यू यानी न्यायिक समीक्षा। दो शब्द हमें यहाँ देखने को मिल रहे हैं, एक न्यायिक और एक समीक्षा। समीक्षा यानी रिव्यू, यानी इसका मतलब होता है कोई जांच करना, किसी चीज़ को चेक करना। और क्योंकि ये जुडिशियल है, क्योंकि ये न्यायिक समीक्षा है, तो ऑब्वियस सी बात है, ये करेगी कौन? कोर्ट करेगी ये काम। और ये मेनली ये पावर किसके पास है? हमारी हायर जुडिशरी के पास, यानी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास। अब बात करते हैं कि आर्टिकल 13 किस चीज़ की न्यायिक समीक्षा की बात कर रहा है। ये बात कर रहा है कोई भी लॉ अगर एग्जिस्टेंस में है तो उसकी न्यायिक समीक्षा की बात करेगा। अब वो लॉ कैसा हो सकता है? लॉ की कंडीशन ये बताई गई है कि वो ऐसा लॉ भी हो सकता है जो कॉन्स्टिट्यूशन के लागू होने से पहले का हो, या कोई लॉ ऐसा जो कॉन्स्टिट्यूशन के बाद बन रहा हो, कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने के बाद एग्जिस्टेंस में आ रहा है। तो उनमें से लॉ कुल मिला के कैसा भी हो, उसका जुडिशियल रिव्यू कोर्ट द्वारा किया जा सकता है। ये पावर आर्टिकल 13 बता रहा है। दूसरी चीज, न्यायिक समीक्षा और भी बहुत सारी जगह आपको दिखेगा, जैसे आर्टिकल नंबर 137 में 32 में पावर देखने को मिल जाएगी आपको। आपको जो है 226 में पावर देखने को मिल जाएगी। तो ऐसे सुप्रीम कोर्ट के पास, हाई कोर्ट के पास बहुत जगह आपको पावर ये देखने को मिलेगी, पर उनका कंटेक्स्ट थोड़ा थोड़ा बदलता जाएगा। यहाँ पे हम लोग सिर्फ लॉ के सेंस में बात करेंगे। मतलब ये पावर दी गई है कि आप हमारे लेजिस्लेचर को कंट्रोल कर सकें, यानी डायरेक्टली अगर हम बोलें, हमारे राज्य की कोई भी ऐसी बॉडी जो लॉ बना सकती है, यानी स्टेट, जो आर्टिकल 12 में बताया गया है, जो भी ऐसी बॉडी है जो लॉ बना सकती है, तो उन बॉडी को हम क्या करेंगे? कंट्रोल करेंगे। अब कंट्रोल करने के सेंस में हम ये देखेंगे कोई भी ऐसा लॉ ना बन जाए जो फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट हो। कुल मिला के ये हमें देखना है। तो यहाँ पे आर्टिकल नंबर 13 जो है, हमारी ऐसी बॉडी जो कंट्रोल कर रहा है जो लॉ मेकिंग में काम करती हैं। वो चाहे हमारी लेजिस्लेचर हो सकती है, चाहे कोई अदर बॉडी हो सकती है, जब उसको पावर मिल जाए लॉ बनाने की। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आर्टिकल हमें क्या क्या बताता है। सबसे पहले इसमें आपको देखने को मिलेंगे टोटल 4 पॉइंट। अब वो 4 पॉइंट क्या है, यही 4 पॉइंट देख लीजिए, इसी में आपका पूरा आर्टिकल खत्म हो जाएगा। तो देखते हैं इसके आगे। आर्टिकल 13 का क्लॉज 1 और क्लॉज 2 बात करेंगे जुडिशियल रिव्यू से जुड़ी पावर की मेनली। आर्टिकल 13 का 3 जो है क्लॉज, वो बात करेगा लॉ और लॉ इन्फोर्स, इनको समझाएगा ये दोनों है क्या। आर्टिकल 13 का फोर्स जो है बस एक बात कह रहा है कि जो आर्टिकल 13 है उसका कोई भी प्रोविजन जो है, उसका कोई भी मैटर, उसके कोई भी प्रावधान जो है आर्टिकल 368 पे अप्लाई नहीं होंगे। तो ये सारी बात है। अब देखते हैं आर्टिकल 13 का वन कह रहा है। आर्टिकल 13 जो है प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की बात कर रहा है। मतलब 26 जनवरी 1950 को जैसे ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है लागू हुआ, उसके पहले के जितने भी लॉज थे, वो लॉ का अब हमें जुडिशियल रिव्यू करना है। तो उन लॉ की जुडिशियल रिव्यू पावर कहां से मिली? 13 के 1 से। अब लागू हो गया संविधान, उसके बाद जो लॉ बनेंगे उनका जुडिशियल रिव्यू कहां से होगा? 13 के 2 से। तो ये दो चीजें हैं। इसके बाद हम विधि समझेंगे, यानी लॉ समझेंगे, लॉ एनफोर्स समझेंगे, और चौथे पॉइंट को भी उसी दौरान समझ लेंगे। तो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आगे चीजें क्या बता रहे हैं। बात करते हैं आर्टिकल 13 के क्लॉज 1 की, जो बात कर रहा था प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के जुडिशियल रिव्यू की। अब प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के पहले के लॉ। अब कॉन्स्टिट्यूशन के पहले के लॉ का मतलब क्या है? जिस दिन हमारा संविधान एग्जिस्टेंस में आया, हमको उसी दिन से हमारे फंडामेंटल राइट ही मिल रहे हैं और हमको अदर चीजें मिल रही हैं। उसके पहले ऐसी फंडामेंटल राइट या अदर चीजें हमारे पास नहीं हुआ करती जो आज गारंटी कर रहा है संविधान हमारे लिए। तो कुछ लॉ थे, लॉ के माध्यम से हमें चीजें मिली थी जो ब्रिटिशर्स हमें बनाए देते थे। हम ब्रिटिशर से फंडामेंटल राइट के रूप में कोई भी अधिकार नहीं क्लेम कर सकते थे। वो जो हमें देते बस हमें उतने में खुश रहना पड़ता था। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन की डेट है लागू होने की, वही हमारे फंडामेंटल राइट को मिलने की भी डेट है। तो हम मान लें जिस दिन हमारा संविधान आया उसी दिन से हमारा फंडामेंटल राइट भी आ गया। अब करना क्या है, इनके पहले के लॉ है कुछ, मतलब ब्रिटिशर्स ने कुछ लॉ बनाए होंगे, तो उन लॉ को क्या आज के टाइम में हम माने वैलिड की ना माने, तो ये क्वेश्चन उठा होगा। तो ये क्वेश्चन को चेक करने के लिए कि यार इतने सारे लॉ हैं, कुछ बहुत सारे हमारे लिए वर्क में आ जाएंगे, यूजफुल हो सकते हैं, पर हर किसी लॉ को हम यूज में नहीं ला सकते। हो सकता है कि आज के टाइम में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए फंडामेंटल राइट के अकॉर्डिंगली वो काम ना कर रहे हैं, वो बात ना बोल रहे हो, तो इसलिए हमें उनको हटाना पड़ेगा। तो ऐसा करने के लिए आप करो क्या, आप जाओगे कोर्ट, आप डायरेक्टली खुद से नहीं हटा दोगे। ये काम होता है कोर्ट का, ये डिसाइड करेगी कोर्ट, वरना अदरवाइज वो लॉ ऐसे ही पड़ा रहेगा, आपको जाके पहले चेक कराना पड़ेगा। तो ये मैटर जाएगा आप किसके पास? कोर्ट के पास। आप जैसे ही लॉ को आपको अप्लाई करवाना है आज के टाइम के इंडिया में, 26 जनवरी 1950 के बाद भी आपको जो है लागू करवाना है, तो उसके लिए आपको ये फंडामेंटल राइट का जो चेक पॉइंट है यहाँ से गुजारना पड़ेगा। यहाँ पे आपको टोल प्लाजा पे टोल दे के निकलना पड़ेगा, और टोल के रूप में आपको क्या है? टोल के रूप में आपको चेक होना पड़ेगा, आपको चेक करवाना पड़ेगा खुद को, मतलब लॉ को खुद को चेक करवाना पड़ेगा। और चेक करवाने कहाँ जाओगे तुम? अब इनको लेके जाना पड़ेगा कोर्ट में, तो कोर्ट इनको चेक करेगी। तो इसी चेक करने वाले पॉइंट को ही हम लोग क्या कहते हैं? जुडिशियल रिव्यू कह देते हैं। तो
तो ये कहीं भी जुडिशियल रिव्यू या न्यायिक समीक्षा वर्ड कहीं भी आर्टिकल नंबर 13 में मेंशन नहीं है, क्योंकि ये जो प्रोविजन है इस तरह से बातें बता रहा है कि यहाँ पे कोर्ट जो है चेक करेगी ये लॉ जो है फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट में जाके बातें बोल रहा है कि इसके सपोर्ट में बातें बोल रहा है। तो ये चेक करने का काम किसका है, डिसाइड करने का काम किसका है, कोर्ट का है। तो कोर्ट ही डिसीजन मेकिंग बॉडी है फाइनल। तो ये जब चेक कर लेगी तभी तुम आगे कुछ कर पाओगे। अब लॉ को चेक किया जाएगा, लॉ को चेक किया जाएगा, तो लॉ अगर फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट कुछ बोल रहा होगा तो वहीं पे वो लॉ क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, उसको वहीं पे हम खत्म कर देंगे। बट अगर वो लॉ जो है इस फंडामेंटल राइट के सपोर्ट में कुछ बोल रहा है, ऐसा कुछ नहीं बोल रहा है कि किसी भी पर्सन का फंडामेंटल राइट जो है अफेक्ट हो जाए, तो उस लॉ को हम आज की डेट में अप्लाई या लागू कर देंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। अब यहाँ पे एक दो चीज़ समझने वाली ये है कि क्या हम पूरे लॉ को खत्म कर दें, तो यहाँ पे ये नहीं बोला है, कह रहा है कोई भी पूरा लॉ भी हो सकता है या उतना कोई भी हिस्सा हो सकता है जो इनकंसिस्टेंट है फंडामेंटल राइट के। मतलब मान लीजिए पूरा लॉ है, उसका कुछ हिस्सा बस जो है फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट जा रहा है, तो हम उस हिस्से को जितना इनकंसिस्टेंट है, जितना असंगत है, उसको हम बस हटा देंगे। तो यही वाला पॉइंट जो है जन्म देगा किसको, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी को। तो डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी भी यहीं से निकलेगी और इसी के बाद आएगा यहीं पे डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स भी। तो ये इक्लिप्स, सेवरेबिलिटी, ये सब कोर्ट द्वारा बनाई गई डॉक्ट्रिन्स हैं कि हम आर्टिकल 13 को अपने फंडामेंटल राइट्स को सही तरीके से यूज कर सकें, किसी भी तरीके से ऐसा ना हो कि लॉ के माध्यम से हम किसी का फंडामेंटल राइट जो है इन्फ्रिंज होने दें। तो ये इतनी बात यहाँ पे। तो बात करें आर्टिकल 13 के 1 के नेचर की यानी उसकी प्रकृति की, तो इसका प्रकृति जो है वो है पर्सपेक्टिव यानी भविष्यलक्षी। मतलब क्या, 13 का 1 जो है कोई भी पुराने मैटर को प्रभावित नहीं करेगा। जिस दिन से ये लागू हुआ है संविधान हमारा 26 जनवरी 1950 से, उस डेट से अगर कोई मामला इनकंसिस्टेंट जा रहा होगा फंडामेंटल राइट के, तभी वो इस 13 के 1 की पावर को यूज करेगा, जुडिशियल रिव्यू को यूज करेगा। ठीक है, अब मैटर क्या है इसको थोड़ा और क्लियर करते हैं कि भविष्यलक्षी होने का मतलब ये है कि पुराना कोई भी जो मामला कोर्ट में चल रहा हो, जैसे मान लो कि 1940 का मैटर है, वो कोर्ट में उठा, 1940 को आपका जो है मैटर फाइल हुआ, अब ये 10 साल से मैटर कोर्ट में चला जा रहा, तब तक हमारा संविधान 1950 में लागू हो गया 26 जनवरी को। अब ये मामला आपका 1952 तक आ गया। 1952 में आप क्या कह रहे हो कि यार मेरा एक सर फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंज हो रहा है जो आज के टाइम हमारा 1950 में आर्टिकल 14 में हमें मिल रहा है। तो ये कह रहे हो कि सर जो मेरा 1940 में मैटर जो कोर्ट में चल रहा था वो देखिए आर्टिकल 14 से जुड़ा हुआ है आज के। तो आर्टिकल 14 तुम्हारे पास पहले था ही कहाँ, आया ही तब जब 1950 की डेट आई। तो इसीलिए कह रहे हैं कि इसका प्रभाव कैसा है, भविष्यलक्षी है। तो भविष्यलक्षी जब हमने बना दिया तो इसका मतलब कि पुराने मैटर को ये अफेक्ट नहीं करेगा। तो ये चीज़ रहेगी। तो यहाँ पे आपको कोई भी सहायता नहीं की जाएगी, 13 का 1 का कोई भी फायदा नहीं मिलेगा। ये सिर्फ और सिर्फ जो है भविष्यलक्षी मैटर जिस दिन से संविधान हमारा लागू हो रहा है उस दिन से हमें आपको ये हेल्प करेगा। अब इसी से जुड़ा एक बहुत ही अच्छा केस है केशव माधव मेनन वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे का 1951 का मैटर है ये। अब इसमें होता क्या है, इसमें 1931 का एक एक्ट है प्रेस इमरजेंसी पावर एक्ट। इसी एक्ट के तहत जो है प्रोसीडिंग चलती है। अब ये मामला क्या होता है 1949 का, 1949 का ये मैटर रहता है। इस दिन इनका जो है मैटर एग्जिस्टेंस में आता है, कोर्ट में जाता है और कोर्ट में जाने के बाद ये होता है कि पैम्पलेट से जुड़ा होता है, पब्लिश करना, पैम्पलेट को पब्लिश करने से जुड़ा होता है। अब पैम्पलेट को पब्लिश करने से जुड़ा आपका आज के टाइम में तो 1950 के बाद से जिस दिन संविधान लागू हो रहा है, प्रेस का कोई भी काम, मीडिया कोई भी काम, कोई भी चीज़ एक्सप्रेस करना, शो करना, ये सब क्या है आपकी अभिव्यक्ति, आपको फ्रीडम है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में 19 के 1 के ए में कवर हो रहा है। तो ये पहले तो नहीं था और मैटर है 1949 का। तो सुप्रीम कोर्ट के पास जाता है 1951 में मैटर, सुप्रीम कोर्ट कहती है कहाँ तुम जबरदस्ती लेके आ रहे हो, ये मामला तो बनता ही नहीं। आर्टिकल 13 का 1 सीधा सीधा कहता है कि हमारा प्रभाव तो भविष्यलक्षी है, हम पीछे वाले मैटर को टच ही नहीं करेंगे। तो वहाँ पे तुम्हारा कौन सा 19 का 1 का ए था, कहाँ तुम्हारा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन था, तो वहाँ पे नहीं था, उस मैटर को हम टच नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने समझाया कि जो वॉइडनेस होती है, जो शून्यकरण होता है किसी भी लॉ का, वो लिमिटेड होता है उसकी फ्यूचर एक्सरसाइज में। मतलब क्या, अब आप जो फ्यूचर में कोई फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट कोई काम करोगे, मतलब तुमने जो किया पीछे वो ठीक है, मगर अब संविधान आ गया है, अब संविधान आया तो हमारा फंडामेंटल राइट आ गया, तो अब से मत करना। अब अगर तुमने कुछ ऐसा किया जो फंडामेंटल राइट के विरोध में जा रहा होगा तो हम उसे शून्य मान लेंगे। इसका मतलब क्या समझना कि बहुत सारे लॉ हो सकता है कि आज के टाइम में हम उनको यूज़ कर रहे हैं और कर भी रहे हैं। हम बहुत सारे ब्रिटिशर्स टाइम पीरियड के लॉ को हम आज भी यूज़ कर रहे हैं, जैसे आईपीसी हो गया। तो ऐसे बहुत सारे लॉ है, क्रिमिनल हो सकते हैं, सिविल हो सकते हैं, बहुत सारे लॉ हम यूज़ कर रहे हैं। पर अब मैटर मान लीजिए कहाँ का है, ये हमारी डेट समझते रहिए कॉन्स्टिट्यूशन के आने की 26 जनवरी 1950। अब आपका मैटर कहाँ बन रहा है, मैटर अगर इस डेट के पहले इशू में आ रहा है, इस दिन के पहले आपका जो है मैटर बन चुका है, कोर्ट में जा चुका है, तब तो उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। पर भले लॉ आपका पुराना है, पर इशू जो आपका बना है वो कब से, कोर्ट में मामला कब गया, कोर्ट में गया 26 जनवरी की डेट से या उसके बाद से। तो इस तिथि के बाद से, इस डेट के बाद से अगर अफेक्ट हो रहा होगा आपको कोई भी राइट फंडामेंटल, तो आप क्लेम कर सकते हैं कि हाँ वो पुराना वाला लॉ जो आप फॉलो करवा रहे हो आज के टाइम में, उस लॉ के द्वारा मेरा कोई फंडामेंटल राइट छीना गया है, तो हम आपको दिलवा देंगे। ठीक है, तो ये चीज़ रहेगी पूरी आर्टिकल नंबर 13 का क्लॉज 1। तो इतनी चीज़ें क्लियर होंगी। आगे बढ़ते हैं इसके आगे। तो अब देखते हैं 13 का 2। इसके पहले हमने 13 का 1 देखा, वो कह रहा था प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का जुडिशियल रिव्यू।
प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ का मतलब कि संविधान यहाँ हमारा बना, इस दिन से लागू हुआ, इसके पहले के जितने भी लॉ थे उनका हमने जुडिशियल रिव्यू किया 1 में। अब इस डेट से अगर कोई लॉ बनेगा और आगे जितना भी कोई लॉ बनेगा तो यहाँ को हम मानेंगे पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, जिसका जुडिशियल रिव्यू होगा 13 के 2 में। तो यही चीज़ें बातें दोनों सेम कर रहे हैं कि अब 2 क्या बोलेगा, 2 भी वही बात बोलेगा कि कोई लॉ या उसका कोई हिस्सा पार्ट वो क्या हो रहा है, अगर फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट जाके बातें कर रहा है, फंडामेंटल राइट को छीनने का प्रयास कर रहा है या उसको कम करने का प्रयास कर रहा है, तो ऐसे लॉ को हम क्या कर देंगे, शून्य मान लेंगे, उसको हम 0 मान लेंगे। वो पूरा लॉ भी हो सकता है या कोई हिस्सा भी हो सकता है उस लॉ का। तो ये चीज़ें रहेंगी। तो अब इसके आगे जो चीज़ें निकल के आ रही है वो हमें डॉक्ट्रिन्स के फॉर्म में मिलेंगी। हम यही 2 के पॉइंट को और आगे कंटिन्यू करेंगे अभी जब डॉक्ट्रिन की बातें करेंगे। क्यों? क्योंकि जब आप 2 पढ़े और 1 पढ़े तो इन दोनों पढ़ने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी यहीं से डॉक्ट्रिन को निकाला। अब डॉक्ट्रिन तो पहले ही क्लॉज से निकल गई थी। डॉक्ट्रिन हमारे पास कौन सी मिली, इक्लिप्स मिली, हमें मिली सेवरेबिलिटी, हमें मिलेगी वेबर। डॉक्ट्रिन्स इनके अलावा भी और है जिनका इंटरप्रिटेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, मगर जो मेन है एकदम तो वो आपको इक्लिप्स और सेवरेबिलिटी एकदम आपको समझा के चली जाएगी। जो एक्स्ट्रा थोड़ा बच रहा है मैं वेवर की बात कर लूँगा। तो इतना जो है आर्टिकल 13 के लिए सफिशिएंट होगा। वो अगर आगे के जितने भी हमारे डॉक्ट्रिन्स हैं उनका अगर हम जिक्र करें काफ़ी ज़्यादा टाइम चला जाएगा उसमें। वैसे ही वीडियो लंबी हो जाती है तो कोशिश करते हैं कितना हम लोग कम से कम में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें निकाल पा रहे हैं। तो बढ़ते हैं इसके आगे और देखते हैं कि 13 का 3 क्या बोल रहा है और 13 का 4 क्या बोल रहा है। इसको यहाँ पहले ख़त्म कर लेते हैं, फिर हम लोग डायरेक्टली जो है डॉक्ट्रिन्स की बात करेंगे और फिर हम मूव करके आएंगे इसके दूसरे वाले पॉइंट पे, क्योंकि इसकी बातें वहीं पे जाके भी पूरी होंगी। तो देखते हैं आगे 13 के क्लॉज 3 को। तो अब हम लोग देखते हैं आर्टिकल नंबर 13 का तीसरा पॉइंट। अब ये तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है, तीसरा पॉइंट कह रहा है लॉ के बारे में और लॉ एंड फोर्स के बारे में। हमने दूसरा और पहला पॉइंट जो देखा उसमें हमने बोला कि पुराना लॉ मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के आने के पहले का लॉ उसको हम पुराना बोल रहे हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन की डेट से आने वाला लॉ आगे आएगा जिसे हम पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ कह रहे हैं। तो इन दोनों लॉ की बात कर रहा है, किसकी, लॉ की, सिर्फ और सिर्फ लॉ। तो लॉ को कहीं तो डिफाइन होना चाहिए, हम पता कर पाएँ कि हाँ ये चीज़ लॉ होती है। तो इसीलिए तीसरे पॉइंट में उसने लॉ को डिफाइन कर दिया कि लॉ है क्या, विधि है क्या, और उसी के साथ लॉ इन फोर्स बता दिए। तो दोनों समझते हैं क्या क्या चीज़ें बातें बोल रहे हैं। मेन है लॉ की, क्या हम लॉ मान के चलेंगे, किन किन चीज़ों को, किन किन बातों को हम कहें कि हाँ ये विधि है, हाँ ये लॉ है, आर्टिकल 13 वाला जिसको आर्टिकल 13 के अंडर कहा जा रहा है। तो अब ये कौन कौन से ऑर्डिनेंस हो सकता है, ऑर्डर हो सकता है, बाय लॉ, रूल, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन, कस्टम और यूसेज। ठीक है, ये इनमें से कुछ भी अगर है तो वो लॉ माना जाएगा। हिंदी में अगर बोलें कोई अध्यादेश, कोई आदेश, कोई उपविधि, कोई नियम, कोई विनियम, कोई अधिसूचना, कोई रूढ़ी या कोई प्रथा, ये सब क्या है हमारा 13 के 3 के अंडर जो है लॉ है। अब ये तो बड़ी क्लियर सी बात हो गई कि जो भी ऊपर की बातें थी हमने पहले और दूसरे में देखा था, वहाँ पे अगर इनमें से किसी भी पॉइंट पे अगर लॉ बना है तो वो जो है फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट ना जा रहा हो। अगर इनमें कोई भी लॉ हुआ और वो फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट गया तो वो कोई भी लॉ जो है शून्य हो जाएगा, सीधी सी बात ये है। अब लॉ इन फोर्स का क्या मतलब है, लॉ इन फोर्स का ये मतलब है कि कोई पुराना लॉ है वो चला आ रहा है पर उसको कहीं भी हम अभी यूज़ में नहीं ला रहे हैं, अब उसका यूज़ खत्म हो गया है, कहीं भी लागू हो नहीं रहा है किसी पार्ट में, बस हुआ क्या है उसको अभी तक हमने जो है इनकन्सिस्टेंट ठहरा के ख़त्म नहीं किया है, वो अभी भी फोर्स में बना हुआ है। तो ऐसे लॉ को भी हम यहाँ पे मान रहे हैं। तो ये चीज़ लॉ इन फोर्स का मतलब बता रहा है। तो ये चीज़ होगा लॉ और लॉ इन फोर्स, यहाँ पे इतनी चीज़ थी। अब मूव करते हैं इसके आगे और देखते हैं 13 का चौथा वाला पॉइंट है कह रहा है। तो 13 का 4 इसको हम देखें तो बड़ी क्लियर बात कह रहा है कि 13 का आर्टिकल जो है, जो आर्टिकल नंबर 13 है, इसकी कोई भी बात आर्टिकल नंबर 368 पे अप्लाई नहीं होगी। सीधी सी बात, एक लाइन का प्रोविजन है पूरा। अब इसमें कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट यही है, इसकी बहुत लंबी लड़ाई है, इसकी बहुत लंबी कहानी है, उसको हम जब अमेंडमेंट उठाएंगे वहीं से हम पूरे बेसिक स्ट्रक्चर को समझते हुए सब कुछ क्लियर कर लेंगे। बहुत सारे शंकरी प्रसाद, सज्जन सिंह, गोलकनाथ, ये सब पूरे लाइन से केस आएंगे। फाइनली केशवंत भारती आएंगे जो बता देंगे बेसिक स्ट्रक्चर का नियम देके जाएंगे। तो वहाँ पर हमको ये सब चीज़ें पढ़नी, पर यहाँ थोड़ा समझ लीजिए कि है क्या 368 है क्या, क्यों कह रहा है कि 368 पे अप्लाई नहीं होगी 13 की कोई भी बात। अब 13 कोई भी बात का मतलब क्या कि 13 का पहला, 13 का दूसरा क्लॉज, 13 का तीसरा क्लॉज, कोई भी इस पे अप्लाई नहीं होगा। अब ऐसा इसलिए कह रहा है क्योंकि तुम तीसरा पॉइंट उठाओ। तीसरा पॉइंट क्या कर रहा था, लॉ बता रहा था कि लॉ है क्या। लॉ में इसने 6, 7, 8 पॉइंट बताए कि ये चीज़ें लॉ हैं, और ऊपर के जो पहला और दूसरा पॉइंट थे क्या कर रहे थे, ये यहाँ पे हम लॉ बना रहे थे। यहाँ पे कोई लॉ था जो कैसा होगा, जो फंडामेंटल राइट के विरुद्ध में नहीं काम कर रहा होगा, उसी को हम जो है लागू होने की अनुमति दे रहे हैं बस। अगर कोई भी लॉ जो ऊपर पहले वाले क्लॉज में या दूसरे क्लॉज में कोई भी लॉ अगर इनकंसिस्टेंट हुआ, असंगत हुआ फंडामेंटल राइट के, तो वो लॉ क्या हो जाएगा, शून्य हो जा रहा था। ये चीज़ हमने अभी देखा, तो इसीलिए हमें लॉ जानना था। तो अब यही चीज़ उठा क्वेश्चन 368 में। 368 क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है।
अब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मतलब संविधान में संशोधन करना, संविधान में संशोधन कौन करेगा? पार्लियामेंट करेगी, और पार्लियामेंट लेजिस्लेचर है हमारा, विधायिका है, तो जो हमें संशोधन करना पड़ेगा उसके लिए भी हमें लॉ का ही यूज़ करना पड़ेगा, लॉ बना के ही हम कोई काम कर सकते हैं। तो अब क्वेश्चन यही सब उठा था कि क्या ये हम 368 में बनाए गए लॉ को क्या 13 में अब लॉ माने? तो इसका क्वेश्चन का आंसर ये होता कि अगर हम 368 को 13 में अगर हम लॉ मान लेते तो आज के टाइम में हम कभी भी जो प्रॉपर्टी का फंडामेंटल राइट हुआ करता था उसको हटा के 300A में न डाल पाते। पर क्योंकि हमने जो है इसको इस कैटेगरी में रखा ही नहीं कि तुम्हारी कोई भी बात 13 से एकदम अलग रहेगी, तुम भी हो, तुम भी विधि बना रहे हो, हम भी विधि बता रहे हैं, पर तुम्हारी विधि हमारे अंडर आने वाली विधि नहीं है। मतलब इसी प्रकार से वही बातें हैं, जैसे फंडामेंटल राइट की अगर हम बात करें तो फंडामेंटल राइट हमारे पास 6 हैं। तो क्या फंडामेंटल राइट ही सिर्फ अधिकार होते हैं? इनके अलावा कोई और अधिकार नहीं है? इनके अलावा बहुत से अधिकार है, बहुत सारे अधिकार है, उनसे भी हमारा जीवन चल रहा है। पर क्योंकि ये हमारे लिए एकदम कंप्लीट डेवलपमेंट के लिए हमारी बेसिक नीड है, तो ये तो हम इसलिए इनको स्पेशल राइट थोड़ा बना रहे हैं। पर इनके अलावा बहुत सारे राइट हैं, हम सबको फंडामेंटल राइट की श्रेणी में नहीं ला सकते, तो इसलिए उनको हम अलग करके रखें। तो यही सीन इनके साथ भी है। 13 ने लॉ बता दिया कि विधि क्या है, तो उसने बताया ये विधि है, ये विधि है, निर्देश विधि, रूढ़ी, प्रथा, ये सब जो है विधि हैं, आदेश हो गया, विधि हो गई, सब विधि हैं। पर उसने कहीं भी 368 वाली बात जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है उसका जिक्र नहीं किया कि ये हमारे अंडर विधि है। तो इससे ये चीज़ क्लियर होगी कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, संवैधानिक संशोधन जो है वो विधि में नहीं आएंगे, जो आर्टिकल 13 बोला है। और जब विधि में तुम नहीं आओगे तो मतलब तुम फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट भी जाके काम कर सकते हो, क्योंकि रोक तो बस किस चीज़ को है? जो 13 में बताई गई विधि की बातें हैं कि ये 7-8 चीज़ें हैं, ये अगर विधि वाली कोई बात हुई और ये इस विधि में से किसी विधि ने अगर किसी भी फंडामेंटल राइट को टच किया, अफेक्ट किया निगेटिवली, तो हम तुम्हें शून्य मानेंगे। पर इन 8 के अलावा, इन 7-8 के अलावा अगर हम कोई नया लॉ ले आ दें, कोई नई विधि ले आ दें जो 13 में कवर ही नहीं हो रही है, तो वो तो फंडामेंटल राइट को टच कर सकती है ना, वो तो इफेक्ट डाल सकती है। तो वही बात थी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के साथ, संवैधानिक संशोधन के साथ। तो इसीलिए 368 में नहीं डाले, वरना हम आज तक प्रॉपर्टी के अधिकार को हटा ही ना पाते वहाँ से। और प्रॉपर्टी के अधिकार को ना हटा पाते तो उससे होता क्या? उससे होता ये कि हम सही मायने में रिसोर्सेज को अपने पूरे नागरिकों के बीच में हम सही तरीके से बांट ना पाते, और ना बांट पाते तो हम कैसे सोशलिस्ट नेशन हम कहला ही ना पाते सही से। तो हमें, हमारा जो आप प्रियम्बल पढ़ोगे तो हम लोग कैसे हैं, हमारा नेचर कैसा है? हम सोशलिस्ट हैं। हम सोशलिस्ट मतलब हमारी समाजवादी वाली सोच है, हमारी समाजवादी वाली विचारों पे चलने वाले हमारा देश है। अब समाजवादी होता क्या है कि कोई भी रिसोर्सेस है वो किसी एक के पास नहीं रहेंगे, वो पूरे समाज में बटेंगे, कोई एक आदमी लेके नहीं बैठेगा। तो हमें समाजवाद को भी स्थापित करवाना था, उसको लागू करवाना था। तो समाजवाद को लागू करवाने के लिए हमें ज़रूरत थी कि हम सबसे पहले प्रॉपर्टी को लेकर किनारा करें सबसे, कि प्रॉपर्टी ही सब दबा दबा के बैठे हैं, तो प्रॉपर्टी तो लेना जरूरी था। तो प्रॉपर्टी को अगर हम फंडामेंटल राइट बना देंगे तो हम तो फंडामेंटल राइट कभी टच ही नहीं कर पाएंगे। तो फंडामेंटल राइट को छीनने का तरीका अलग से ढूंढा गया कि यार लॉ बना के तो नहीं काम चल रहा है, मगर कुछ अलग दिमाग लगाओ। तो गए वो लोग 368 में, और 368 की लड़ाई बहुत लंबी है, आएंगे केसेस पे, वहाँ भी हम लोग चर्चा करेंगे, वहाँ भी हम लोग समझेंगे कि कैसे 368 को इसके अंडर जो है लॉ नहीं मान रहे हैं। तो ये चीज़ें बता रही हैं 13 का 4 यहाँ पे रहेंगे। अब इसके बाद सफ़र चालू हो किसका? हमारी डॉक्ट्रिन्स का। तो डायरेक्टली मूव करते हैं डॉक्ट्रिन्स के ऊपर। तो देखते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स को, यानी ग्रहण का सिद्धांत। अगर आप चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण इन सबको समझते हैं तो आप इसको भी एकदम आसानी से समझ जाएंगे। ग्रहण का सिद्धांत का मतलब है काली छाया पड़ जाना। जैसे ग्रहण में काली छाया पड़ जाती है एक तरफ से तो हमें आधा दिखता है, तो वही तरह काली छाया पड़ रही है। अब वो काली छाया किसी कानून के ऊपर पड़ेगी। अब वो जैसे ही कानून के ऊपर काली छाया पड़ेगी, ग्रहण लगेगा उस हिस्से पे, तो वो हिस्सा हो जाएगा इनइफेक्टिव। कोई लॉ है जिसका एक हिस्सा जो है इनकंसिस्टेंट बना हुआ है, आज के टाइम में हमारे फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट जा रहा है, तो हमने उसको शून्य घोषित करके उस पर ये डॉक्ट्रिन अप्लाई कर दी है। तो डॉक्ट्रिन अप्लाई की तो वो हिस्सा क्या हो गया? शून्य अभी बना हुआ है। तो शून्य बने रहने के कारण वो खत्म नहीं हो गया, वो एकदम पूरी तरह समाप्त नहीं हो गया, वो अभी मरणासन स्थिति में पड़ा हुआ है। उसको हमने डेड बस इन ऑपरेटिव रखा है, इन ऑपरेटिव रूप में। अब बस ऑपरेट नहीं होगा। कल को जब स्थिति एकदम तुम्हारे अकॉर्डिंग हमारे समाज की फिट हो जाएगी, तुम हमारे समाज के अकॉर्डिंग फिट बैठ जाओगे, तो हम एक संशोधन करेंगे, एक अमेंडमेंट करेंगे और तुमको फिर से हम जिंदा कर देंगे और तुम जीवित हो जाओगे, फिर उसी तरह हम पे लागू होगे। तो कंडीशन एक तो ये है ग्रहण की। दूसरी चीज़ कि क्या ये जैसे ही ग्रहण लगा इस लॉ पे, ये लॉ पूरा भी हो सकता है, पूरे पे ग्रहण लग जाए, या ऐसा कोई हिस्सा भी हो सकता है। तो क्या मान लो कि जैसे ये लॉ है, इतने हिस्से पे हमने इनऑपरेटिव बना दिया, इतने हिस्से को। अब क्या ये सबके लिए इनऑपरेटिव बना रहेगा? नहीं, इसके लिए हमें समझना पड़ेगा फंडामेंटल राइट का बेसिक कॉन्सेप्ट। अब बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है कि फंडामेंटल राइट सिटीजन्स के लिए भी है, नॉन सिटीजन्स के लिए भी है। तो सिटीजन्स के लिए तो सारे ही हैं, पर कुछ हैं जो स्पेशली बस सिटीजन को मिलेंगे, वो नॉन सिटीजन को नहीं मिलेंगे। अब वो कौन कौन से हैं? 15, 16, 19, 29 और 30। इनका मजा, इनका फायदा सिर्फ कौन लेगा? सिटीजन। इसके अलावा जो बच रहे हैं वो नॉन सिटीजन के ऊपर भी लागू होते हैं। तो कहने का मतलब अगर कोई लॉ ऐसा था जो मान लो कि 19 को इफेक्ट कर रहा था, तो 19 तो नॉन सिटीजन को तो मिला ही नहीं है। तो मान लो कि अगर कोई नॉन सिटीजन इंडिया में आता है और वो कहता है उसके ऊपर हमने कोई भी वो लॉ के प्रोविज़न लागू करवा दिए, तो वो कह रहा है कि सर देखिए आर्टिकल 19 के अगेंस्ट जा रहा है। तो भैया आर्टिकल 19 का फ़ायदा तुमको कहाँ मिल रहा है?
तुमको तो आर्टिकल 19 मिले, ये बस स्पेशली सिटीजन के लिए, और स्पेशली सिटीजन के लिए तो ये जो इन ऑपरेटिव हुआ है ये लॉ, तो ये इन ऑपरेटिव भी सिर्फ और सिर्फ सिटीजन के लिए होगा, ना कि तुम्हारे लिए। तो ये चीज़ थोड़ी बहुत समझ में आई होगी। अब इसको थोड़ा और समझते हैं, इसको जोड़ के हमें देखना है डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स को 13 के क्लॉज 1 से। तो ये बातें रहेंगी। 13 ने क्लॉज 1 क्या कह रहा था कि उसका इफेक्ट कैसा है, उसका इफेक्ट है पर्सपेक्टिव यानी भविष्यलक्षी, ना कि भूतलक्षी। तो ये सारी चीजें रहेंगी। अब यही क्वेश्चन इसमें उठता है, तो क्या क्वेश्चन उठेगा 13 का 1 क्या करता, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। तो यही क्वेश्चन उठता है, क्या ये पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पे भी लागू हो सकता है। तो ये सारी बातें जो केस लॉज में हम लोग कवर करेंगे। तो देखते हैं इसके आगे बढ़ते हैं और केस लॉज को भी देखते हैं। तो इसमें पहला केस निकल के आ रहा है केशव माधव मेनन वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे का, जो 1951 केस है। इसको ऑलरेडी भी हम लोग देख चुके हैं 13 का 1 जब पढ़ रहे थे, तो वहाँ पे हम लोगों ने इसको पढ़ा था। यहाँ पे भी इक्लिप्स में भी ये इंपॉर्टेंट केस है। तो इक्लिप्स में आते हुए समझा कह रहा है, ये कह रहा है कि जो प्रभाव रहेगा इसका प्रकृति रहेगी, नेचर कैसा रहेगा, तो ये रहेगा रेट्रोस्पेक्टिव तो नहीं रहने वाला, रहेगा कैसा, प्रोस्पेक्टिव। तो मतलब क्या हुआ कि भूतलक्षी नहीं रहेगा, भविष्यलक्षी रहेगा। इसका मतलब है क्या कि पुरानी जो प्रोसीडिंग होंगे उनको इफेक्ट नहीं करेगा। तो ये सीधी सी बात। उसके बाद आ रहा है भीकाजी नारायण वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी का 1955 का केस है। ये कह रहा है कि अगर कोई लॉ वॉयलेट करता है फंडामेंटल राइट, तो वो वॉइड एब इनिशियो नहीं हो जाता। वो स्टार्टिंग से पूरा वॉइड नहीं है, उसको मान लेंगे शुरू से लेकर आखिरी तक, और वो पूरा का पूरा लॉ जो है शून्य कर दें, नहीं, हमें उसमें से वो हिस्सा निकालना पड़ेगा जो इनकंसिस्टेंट है। तो ये दो चीज़ें हो गई। इसके बाद आगे बढ़ें, तो अब जो और केस निकल के आ रहे हैं वो बात करें कहीं ना कहीं पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से, कि क्या डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स जो है पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में भी लागू हो सकती है। देखो जो इक्लिप्स का कॉन्सेप्ट निकला है 13 के 1 से निकला है, 13 का 1 था वहां से निकला है, और ये किसकी बात कर रहा था, प्री की बात कर रहा था, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल की लॉ की बात कर रहा था। बट अब ये हो गया कि क्या इक्लिप्स सिर्फ और सिर्फ जो है प्री वाले लॉ में बस लागू होंगे, और अदर जगह कोई बाद में हमने लॉ बनाया उस पर लागू नहीं होंगे। तो जो पहला केस आ रहा है दीपचंद, और यही बातें तुम्हारी जुड़ेंगी आर्टिकल 13 के 2 से भी, क्योंकि 2 ही बात कर रहा है पोस्ट की, पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की, तो इसलिए यहां से भी वो कनेक्टेड रहेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है अंबिका मिल्स का। इसमें लीडिंग केस अगर हम बात करें तो अंबिका मिल्स हो जाता है। तो अंबिका मिल्स क्या कह रहे हैं, सबसे पहले आते हैं दीपचंद पे। दीपचंद सीधा सीधा मना कर देते हैं। दीपचंद कहते हैं कि नहीं, कोई भी इसमें जो है लागू नहीं होगा पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन लॉ में, और इक्लिप्स लागू नहीं होगा पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन लॉ में। तो सीधी सी बात यह है कि अगर तुम इनकंसिस्टेंट हुए तो इक्लिप्स हम नहीं लागू करने जा रहे हैं भाई। तुम पे जो है सीधा सीधा तुम्हारा पूरा लॉ जो है वॉइड एब इनिशियो मान लेंगे, पूरा पूरा खत्म मान लेंगे। अब इसी के बाद आएंगे अंबिका मिल्स। अंबिका मिल्स का केस आएगा, ये कहता है कि अप्लाई होगा। यहाँ पे भी इक्लिप्स को हम अप्लाई करेंगे। थोड़ा इनकी बातों में सुधार करता है, और इसमें बोला कि हर जगह रूल ऑफ एब्सोल्यूट नलिटी नहीं लगाया जाता, कि कुछ भी हुआ नहीं कि पूरा तुरंत उसको नल एंड वॉइड घोषित करके पूरा पूरा खत्म कर दिए। हर चीज़ के एक्सेप्शन होते हैं, तो उस एक्सेप्शन के बेसिस पे हम उससे उस एलिमेंट को अलग करेंगे। तो ये चीज़ रहेगी। अब इसमें यही चीज़ होता है ना, इक्लिप्स में इसी केस में बोला गया कि जो आर्टिकल 19 वाला जो फायदा ले रहे थे, कंपनी थी, कंपनी एक कानून को लेकर मैटर चल रहा था। अब वो कानून क्या था, उस कानून का नाम था बॉम्बे लेबर वेलफेयर फंड एक्ट 1953। अब उसमें जो है ये फायदा ले रहे थे, ये कंपनी थी पहली बात तो बाहर की, और ये इसमें कह रहे थे कि हमें मिला है आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं, हमारे एम्प्लॉयर हैं, उनका जो है अफेक्ट हो रहा है इस कानून के द्वारा। तो बोला गया कि यार तुम तो पहली चीज़ तो नागरिक तो हो नहीं, तुम तो हो गैर नागरिक, और ये मिला किसको, सिर्फ और सिर्फ सिटीजन को मिला है, और तुम हो पहली चीज़ की एक कंपनी, और ना तुम यहाँ की हो दूसरी चीज़ ये। तो सिर्फ और सिर्फ जो आर्टिकल 19 जो है सिटीजन को मिला है, तो नॉन सिटीजन कैसे उसका मजा ले लेगा। तो मतलब क्या कि ये जो इक्लिप्स वाला जो नियम लागू हुआ था बॉम्बे लेबर वेलफेयर फंड एक्ट में 1953 में, इसमें इक्लिप्स लागू किया गया था। और इक्लिप्स लागू करने के साथ हुआ क्या कि कुछ हिस्सा जो है इनऑपरेटिव ठहराया गया, जो आर्टिकल 19 को वायलेट कर रहा था। तो अब आर्टिकल 19 को वायलेट करने वाले हिस्से को हमने सिटीजन के लिए सिर्फ इनऑपरेटिव किया, पर जो नॉन सिटीजन जो कंपनी, वो कह रहा है कि हमारे एम्प्लॉयर, हमारे एम्प्लॉय, ये सबका फंडामेंटल राइट जो है अफेक्ट हो जाएगा आर्टिकल 19। तो वो कह रहा है कि तुम तो यार कंपनी हो पूरी एक, तो तुम्हारा तो हम अफेक्ट कर नहीं सकते, और दूसरी चीज़ तुम नॉन सिटीजन हो, नॉन सिटीजन कैटेगरी में आ रहे हो, तो आर्टिकल 19 तो मांगो ही मत, मतलब कोई फायदा नहीं है। तो इसी तरह करते करते ये मना कर दिया जाता है, तुम्हें नहीं मिलेगा। और यहाँ पे अंबिका मिल्स इसलिए बहुत लीडिंग केस जाता है, यहाँ पे उसने काफ़ी डिटेल में चीज़ें समझाई भी। तो ये तो इनसे जुड़ी बातें हो गई। अब इसके बाद जो आ रहा है 9 शेड्यूल और आईआर कोयलो का केस। अब ये 9 शेड्यूल है क्या कि मान लो तुमने कोई लॉ बनाया, और तुम उठा के उस लॉ को डाल दे रहे हो 9 शेड्यूल में, तो उस लॉ का जो है अब जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता। ठीक है, ये कहता है 9 शेड्यूल। अगर तुमने कोई कानून उठा के 9 शेड्यूल में डाल दिया, तो अब कोर्ट उस कानून को चेक नहीं कर पाएगी। तो ये चीज़ है। अब आईआर कोयलो इसी के आगे की बात बताता है। तो अगर जैसे ही कोर्ट को तुमने रोक लिया जुडिशियल रिव्यू से 9 शेड्यूल में डालने के बाद, तुमने लॉ बनाया उठा के डाल दिया 9 शेड्यूल में, तो कोर्ट तो जुडिशियल रिव्यू नहीं कर पाएगी, और जुडिशियल रिव्यू नहीं कर पाएगी तो डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स कहाँ से लगाएगी। तो ये चीज़ है, तो डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स नहीं लग पाएगा। बट आईआर कोयलो केस आता है। आईआर कोयलो क्या कहते हैं, आईआर कोयलो कहते हैं कि ठीक है तुम 9 शेड्यूल में डाल दो,
और कोर्ट जो है जुडिशियल रिव्यू भी नहीं करेगी। परंतु ये चीज़ याद रखना, अगर तुमने लॉ डाला और लॉ कुछ इस तरह का है कि उससे अगर बेसिक स्ट्रक्चर इफेक्ट हुआ तो हम जो है जुडिशियल रिव्यू करेंगे, और अगर इनकंसिस्टेंट ज़्यादा दिखेगा तो जो भी सही चीज़ बैठेगा फिर तुम्हारे ऊपर, इक्लिप्स हो गया, वॉइडनेस हो गई, जो भी होगा वो हम तुम पे अप्लाई करवाएंगे। तो ये तो बातें हुई इक्लिप्स को लेके कंप्लीट। इतने केसेस, इतनी बातें, क्या क्या रहा मेन जो ओवरऑल अगर आपको जिस समझना है, तो इक्लिप्स का मतलब क्या है कि आप इन ऑपरेटिव कर दे रहे हो, उसको एकदम से खत्म नहीं कर रहे हो। कोई भी लॉ है, हमने उस लॉ को उस पर ग्रहण लगा दिया। अब उस ग्रहण का भी नेचर कैसा होगा कि हमें देखना है कि सिटीजन के लिए है वो कि नहीं है। तो जरूरी नहीं कि कोई फंडामेंटल राइट ऐसा है कि मान लीजिए कि हमने 19 का जिक्र किया, 19 सिर्फ सिटीजन्स के लिए है, तो इसका मजा सिर्फ सिटीजन ही ले पाएंगे अगर इस पे इक्लिप्स का यूज़ किया गया है। तो अगर कोई नॉन सिटीजन आता है तो उस पर यह कानून लागू रहेगा। तो ये तो पूरी बातें रहें किसकी, इक्लिप्स की। अब आते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी यानी पृथक्करण का सिद्धांत। सेवरेबिलिटी का मतलब होता है सेपरेट करना, कोई चीज़ अलग कर देना काट के। अब ये इतना बड़ा पूरा लॉ है, ये इतना हिस्सा जो है इनकंसिस्टेंट हो गया, तो इनकंसिस्टेंट हुआ तो इतना हिस्सा हम काट के किनारे कर देंगे, तो हमारे पास कुछ शेप इतना ही बड़ा बचेगा अब। ठीक है, तो जितना फंडामेंटल राइट को अफेक्ट कर रहा होगा वो हिस्सा हम काट के एकदम से खत्म कर देंगे। तो ये बात हो गई पृथक्करण में। अब होगा क्या कि वो पूरा लॉ भी हो सकता है या उसका कोई पार्ट भी हो सकता है। तो हमें ये समझना पड़ेगा कितना हिस्सा जो है इनकंसिस्टेंट है। जितना इनकंसिस्टेंट होगा उतना ही हम वॉइड यानी अनकॉन्स्टिट्यूशनल ठहराएंगे, उसके अलावा कोई भी हम नहीं ठहराएंगे। अब इसमें होता क्या है कभी कभी कि मान लो कि कोई लॉ है, कोई लॉ है, अब इसका ये वाला हिस्सा जो है फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट जा रहा है। अब फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट जा रहा है इतना हिस्सा, तो हम चाहें तो इसको काट के निकाल सकते हैं। तो ये तो एक नियम हो गया कि आप इसको काट के अलग कर दीजिए, बाकी के हिस्से बचे रहेंगे उस तरह अप्लाई होंगे। पर कभी कभी होता क्या है कि लॉ है और उसका कोई प्रोविजन है, ये इस तरह से इस पूरे प्रोविजन से जुड़ा हुआ है कि हम इस हिस्से को अगर उठाएंगे और काट के अलग करेंगे तो इस पूरे लॉ का जो बेसिक नेचर था वो पूरा खत्म हो जाएगा। तो इस तरह से अगर कोई प्रोविजन कनेक्टेड है एक दूसरे से और तब एक प्रोविजन अगर हटा रहे हैं तो हमें उस टाइम पे पूरा प्रोविजन, पूरा कानून ही हटाना पड़ेगा। मतलब ये कि अगर अलग करने योग्य प्रोविजन हैं जिनको हम अलग करके काट के निकाल सकते हैं तब तो हम काट के निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। पर नेचर ऐसा है, प्रकृति ऐसी है उस प्रावधान की कि यार हम निकालेंगे तो पूरा पूरा कानून ही इफेक्ट हो जाएगा, पूरा पूरे कानून पे ही प्रभाव पड़ जाएगा और फिर उसका कोई फायदा दिखेगा नहीं। जिस पर्पस से बनाएगा तो पूरा पर्पस डिफीट हो जाएगा। तो जब पर्पस डिफीट हो रहा है तो समझ जाओ कि फंडामेंटल राइट के विरोध में जाके तो हम कुछ भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तुम्हारा पूरा, अब इसको तुम, अगर हम इतना हिस्सा नहीं काट पा रहे तुम्हारे इस पूरे लॉ के कारण बचे हुए, तो हम पूरा लॉ ही खत्म करके शून्य कर देंगे। तो बात बस इतनी सी है, तुम अगर अलग होने योग्य होगे तो हम तुम्हारा इतना हिस्सा काटे किनारे कर देंगे। पर लग रहा है कि इसको अगर काटे किनारे करेंगे तो तुम्हारे ऊपर पूरा इफेक्ट पड़ जाएगा और बिना तुमको पूरा हटाए हम इसको हटा भी नहीं सकते। तो हम उस कंडीशन में तुम्हें पूरा हटाएंगे, पूरा का पूरा लॉ जो है हम शून्य कर देंगे। अब इसमें बहुत ही लीडिंग केस कौन कौन से, एक एक गोपालन केस आएगा इंपॉर्टेंट। अब ये सब क्या है, पृथक्करण के एग्जाम्पल है। अब एक एक गोपालन केस में था क्या, एक एक गोपालन केस में प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट था, वो क्या हो रहा था, उसका जो सेक्शन नंबर 14 था वो वॉलेटिव जा रहा था, हमारे फंडामेंटल राइट को अफेक्ट कर रहा था। तो वो इस नेचर का था कि हम 14 को अलग कर सकते, तो वहां पे 14 को जो है शून्य घोषित कर देगा, उसको वॉइड डिक्लेयर कर देगा। इसी तरह स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस बलसारक केस है 1951 का। यहाँ पे क्या हुआ कि बॉम्बे प्रोहिबिशन एक्ट था 1949 का, तो यहीं पे बोला गया कि प्रोविजन जो डिक्लेयर है वॉइड, वो इंटायर स्टैच्यूट को जो है, पूरे लॉ को जो है इफेक्ट नहीं करेगा। इफेक्ट अगर करने योग्य होगा जब कहीं से लिंकअप तुम्हारा दिख रहा हो कि तुम्हारे बिना, तुमको बिना हटाए तो हम उसको वॉइड डिक्लेयर कर ही नहीं सकते, तभी तुम करोगे। मतलब ये कि कोई एक हिस्सा है अगर वो इस तरह का है कि वो सिर्फ फंडामेंटल राइट को अफेक्ट कर रहा है, ये पूरा लॉ है, इसका कोई हिस्सा अगर फंडामेंटल राइट को अफेक्ट कर रहा है निगेटिवली तो बस इतना हिस्सा ही हम हटाएं, ना कि पूरे कानून को हटाएं। तो ये बात इसमें स्टेट ऑफ बॉम्बे से बलसारक केस में बोलेगी। अब अगला केस है आरएमडीसी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1957 का केस है। इसमें क्या हो रहा है, इसमें हो रहा है कि एक प्राइस कंपटीशन एक्ट है, उसका सेक्शन नंबर 2 जो है वो इनएफेक्टिव करने की बात हो रही है। क्यों? क्योंकि जो 2 का डी है वो इनकंसिस्टेंट जा रहा है। अब है क्या, ये कंपटीशन एक्ट है, यहाँ पे बहुत सारे कॉम्पिटिशन को इंक्लूड किया गया है, तो इतना ज़्यादा इसका वाइडर स्कोप था कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे कॉम्पिटिशन भी इंक्लूड थे जो स्किल बेस्ड थे, पर कुछ ऐसे थे जो गैम्बलिंग बेस्ड थे, गैम्बलिंग वाला उनका नेचर था। तो कोर्ट क्या करती है, कोर्ट ऐसे जो गैम्बलिंग नेचर वाले जो कंपटीशन से जुड़े हुए मैटर थे तो उनको जो है हटा देती है, सिर्फ और सिर्फ जो स्किल बेस्ड बचते हैं उन्हीं को रखते हैं। अब इससे आगे बढ़े, अगला केस है कोहेटो होलहन वर्सेस जचीटू का। अब ये केस में क्या था कि शेड्यूल जो 10 है, शेड्यूल 10
उसका पैरा 7 हटा दिया गया, उसका पैरा 7। उसमें वो पैरा 7 कहता क्या है कि जो स्पीकर होता है लोकसभा का, उसका डिसीजन किसी भी मेंबर के डिस्क्वालिफिकेशन जुड़ा अगर मैटर है तो फाइनल डिसीजन किसका होगा, स्पीकर का होगा। और स्पीकर ने अगर कुछ बोल दिया तो वो तुम कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। मतलब कोर्ट अब तुम्हारे स्पीकर के बोले गए डिसीजन के अगेंस्ट तुमको एग्जामिन नहीं कर सकती। जो बोल दिया स्पीकर ने वही फुल एंड फाइनल, मतलब कोर्ट के पास से जुडिशियल रिव्यू खत्म। तो इसीलिए जुडिशियल रिव्यू को छीनने का प्रयास हो रहा था। तो इस कारण इस हिस्से को, मतलब सिर्फ पैरा 7 को जो है इनकंसिस्टेंट समझ के इसको हटा दिया गया, इसको शून्य घोषित कर दिया गया। तो ये सारी कहानी तो रही किसकी, अपने पृथक्करण यानी सेवरेबिलिटी की। तो अब आते हैं अगली डॉक्ट्रिन, डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर, अधित्याग का सिद्धांत। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ईजी है। अधित्याग मतलब कुछ भी त्याग देना, कि मेरे को ये चीज़ नहीं चाहिए, मैं छोड़ रहा हूँ इस चीज़ को। तो बहुत सारे अधिकार होते हैं हमारे पास, फंडामेंटल राइट भी हैं, अदर अधिकार भी हैं। तो याद रखिएगा ये जो वेवर वाली जो अधित्याग का सिद्धांत है, डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर है, ये फंडामेंटल राइट्स पे लागू नहीं होती है। मतलब क्या कि आप अपना कोई भी अधिकार छोड़ दो, बस फंडामेंटल राइट आप नहीं छोड़ सकते, आप खुद भी चाहो तो भी नहीं छोड़ सकते। क्यों? क्योंकि फंडामेंटल राइट का जो मैटर है वो सिर्फ किसी इंडिविजुअल से नहीं जुड़ा है, हमने किसी एक पर्सन को नहीं दिया है वो अधिकार। वो मैटर हो जाता है पूरा पब्लिक पॉलिसी का, और पब्लिक पॉलिसी का जहां मैटर हुआ तो उससे पब्लिक एट लार्ज का बेनिफिट हो रहा है। तो तुम्हें जो एक पर्सन को हम फंडामेंटल राइट दे रहे हैं, हर नागरिक को दे रहे हैं, इसके पीछे कारण हमें बस तुम्हें नहीं डेवलप करना है, हमें तुम्हारे साथ साथ पूरा समाज भी डेवलप करना है, पूरे समाज की जो कुरीतियां हैं उनको दूर करनी है। तो इसलिए हम फंडामेंटल राइट्स सभी को दे रहे हैं। अब जैसे इससे हो गया, जैसे आर्टिकल 15 है, आर्टिकल 15 में हम कुरीतियां क्या दूर कर रहे हैं कि धर्म के नाम पे, कोई भी जात के नाम पे, कोई भी कलर के नाम पे, ये सब के नाम पे कोई भी भेदभाव नहीं करेगा इनके आधार पर। तो इससे हो गया, हमने दिया तो हर इंडिविजुअल को, पर इसका रिजल्ट क्या निकला, इससे रिजल्ट निकला समाज में ये वाली कुरीतियां खत्म हुई। तो मैटर तो था पब्लिक पॉलिसी का, समाज में सब दिक्कतें जो चल रही थी, समाज के सभी लोगों के सामने एक अच्छा रिजल्ट आया, तो समाज में एक अच्छा एग्जाम्पल सेट हुआ। तो इसलिए हम चाह रहे थे कि जो चीज़ें हम दे रहे हैं तुम्हें, फंडामेंटल राइट खासतौर से, उनके साथ तुम छेड़छाड़ ना करो। तुम चाह के भी खुद से नहीं छोड़ सकते, भले तुम्हें वो हर इंडिविजुअल को मिल रहा हो, मगर तुम फंडामेंटल राइट मत छोड़ना। और अदर कोई जैसे अधिकार तुम छोड़ना चाह रहे हो छोड़ दो। जैसे बहुत लोगों को नौकरी लगती है, नौकरी उनका अधिकार है, फिर वहाँ एक बार अगर ज्वाइनिंग लेटर आ गया उनके पास तो उनका अधिकार है कि वो जाके फिर ज्वाइन कर लें। तो कोई पर्सन होते हैं कि वो नहीं जाना चाहते, वो छोड़ देते हैं वहीं पे नौकरी, तो ये उनका अधिकार है, वो वहाँ पे क्या कहते हैं, वेव कर दिया उन्होंने अपना ही राइट। तो ये सारी चीज़ें रहेंगी। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल के रूप में समझने के रूप में हमें दो इंपॉर्टेंट केस जो है वो बसेश्वर नाथ वर्सेस इनकम टैक्स कमीशन 1959 का केस है, और एक मुथैया वर्सेस इनकम टैक्स कमीशन 1956 का मैटर है। अब इसमें जो मेन जो बात उठी वो किस चीज़ की उठी, एक टैक्सेशन ऑफ इनकम इन्वेस्टिगेशन कमीशन एक्ट है, उसकी धारा है 5 की 1, मतलब 5 का क्लॉज 1 की धारा। तो ये जो है इसको सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल ठहरा के वॉइड कर चुका था। किस ग्राउंड पे कि ये इफेक्ट कर रही है आर्टिकल 14 को। तो आर्टिकल 14 को इफेक्ट करे इस ग्राउंड पे, जो 5 का 1 है जो मैंने कानून बताया, टैक्सेशन ऑफ इनकम इन्वेस्टिगेशन कमीशन एक्ट, उसकी धारा 5 का 1, ये क्या है, 14 को प्रभावित कर रहा था, 14 को इफेक्ट डाल रहा था निगेटिवली। तो इसलिए इस धारा को जो है जीरो कर दिया गया, शून्य कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। ठीक है, तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल ठहरा दिया गया। अब ये पूरा जो मामला जो मैंने बताया ये हुआ था इस केस में 1956 वाले में, आर्टिकल 14 के ग्राउंड पे बेसिस पे उसको धारा 5 की 1 को जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल ठहरा के खत्म कर दिया गया था। अब बात आगे बढ़ी, मामला आगे बढ़ा, बसेश्वर नाथ का 1959 में केस आता है, बसेश्वर नाथ वर्सेस इनकम टैक्स कमीशन 1959 का केस है। अब यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे इनकम टैक्स की इन्वेस्टिगेशन जुड़ा मैटर था, और धारा यूज कर ली जाती है क्या कि केस को रिफर कर देते हैं इनकम टैक्स इन्वेस्टिगेशन कमिश्नर को, और किस सेक्शन के अंडर, वही 5 का 1 के अंडर, 5 के 1 के अंडर। अब वो क्या करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं, जांच करते हैं उस पर्सन की, और जांच में क्या होता है, पता चलता है कि उसने जो है बहुत सारा जो है टैक्स का पैसा दबा के रखा है, छुपा के रखा है, कंसील किया हुआ है कोई काफ़ी बड़ा अमाउंट। तो पुराना टाइम का मामला है, तो उस टाइम वो एग्री कर जाता है वो पर्सन सेटलमेंट के लिए कि हाँ ठीक है मैं सेटल करने के लिए तैयार हूँ मैटर, और मैं 3 लाख रुपए जो है पे करूँगा, जो भी मैंने छुपा के रखा है। एग्री कर जाता है, क्या करता है, एग्री। और एग्री करना क्या होता है, एक तरह से एग्रीमेंट हो जाता है, वो एग्रीमेंट में आ जाता है कि हाँ मैं पे करूँगा 3 लाख रुपए, मुझे कुछ इंस्टॉलमेंट का थोड़ा दीजिए शेड्यूल, तो मैं उन इंस्टॉलमेंट में जाके मैं आपको जो है पे करूँगा, पूरा 3 लाख का अमाउंट रहेगा। तो अब ये 3 लाख का अमाउंट हो गया। अब हुआ क्या कि ये बात गई जब कोर्ट में कि यार ये तो जो 5 का 1 है, ये तो ऑलरेडी जो है कोर्ट ने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल ठहरा चुका है, इसको तो खत्म कर चुका है शून्य। तो इस सेक्शन का यूज़ करके तुम इन्वेस्टिगेशन किए, तुम्हारे पास मैटर रिफर किया गया, जो कमिश्नर थे उनके पास मैटर जाता है, और वो कहते हैं कि नहीं देखिए चलिए मानते हैं कि 5 का 1 जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल आप ठहरा चुके हैं, पर ये जो पर्सन था ये क्या किया, एग्री कर गया था, और एग्री किया तो ये कहीं ना कहीं एग्रीमेंट में आ गया, कॉन्ट्रेक्चुअल हो गया, इसने कहीं ना कहीं हमसे कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि 3 लाख हमें पे करेगा अब ये। तो कोर्ट ने कहा नहीं, दिमाग कम लगाओ, जितना बुद्धि है उतना लगाओ। अधित्याग का सिद्धांत यहाँ पे फिट नहीं बैठेगा, अधित्याग तुम 14 नहीं करवा सकते, 14 को वो इफेक्ट कर रहा है, 5
5 का 1 जो है वो 14 को इफेक्ट कर रहा था। इस ग्राउंड पे हमने जो उसको जीरो ठहराया था, उस ग्राउंड पे हमने उसको खत्म किया था पूरा, और तुम उसी ग्राउंड पे काम कर रहे हो पूरा का पूरा। तुम अल्ट्रा वायरस काम कर रहे हो, अगेंस्ट द लॉ कर रहे हो, अगेंस्ट द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट कर रहे हो, और उसके अगेंस्ट जाकर तुम 14 का वॉयलेशन करते हुए तुम सोच रहे हो तुम कॉन्ट्रैक्ट कर लोगे। कोई कॉन्ट्रैक्ट ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है, कैसे बना रहेगा जो आर्टिकल 14 के अगेंस्ट जाके काम कर रहा है। तो इस ग्राउंड पे उस पूरी बात को, उस पूरे मैटर को वहीं पे सुप्रीम कोर्ट ने खत्म किया और कहा कि ये जो आप कर रहे हो ये अपने आप में ऑलरेडी जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल ठहरा दिया गया है। तो यहाँ पे वेवर की बात थी कि 14 अफेक्ट था, आप छोड़ नहीं सकते 14, कि आप सोचें आप छोड़ दें, तो वहाँ पे उस पर्सन को छोड़ने की इजाज़त नहीं थी, आप छोड़ नहीं सकते। बस यही चीज़ समझाने की बात हो रही थी कि फंडामेंटल राइट नहीं छोड़ा जा सकता। अब वो क्या कह रहा था, वो कह रहा था कि वो तो एग्री कर चुके हैं, वो भले 14 का वॉयलेशन था मगर वो एग्री कर चुके तो उन्हें एग्रीमेंट में आना पड़ेगा। अरे एग्रीमेंट में आना पड़ेगा तो इसके लिए थोड़ी ना कि वो 14 की बलि चढ़ा के आएंगे। 14 तो वो छोड़ नहीं सकते, वो चाह के भी नहीं छोड़ सकता कि चलो ठीक है मैं खुद से चाहता हूँ, मेरा 14 का फंडामेंटल राइट मैं नहीं लेना चाहता क्योंकि मैं एग्रीमेंट में आ गया था इसलिए मैं 3 लाख रुपए दे दूंगा। नहीं, आप नहीं कर सकते। आप 14 के ग्राउंड पे उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल जीरो कर दिया गया है तो वो अब जीरो ही रहेगा। आप चाह के भी वो पेमेंट अब नहीं करेंगे तो मत करिएगा। तो ये चीज़ें थी वेवर को समझाने की। तो क्या निकला कुल मिला के निष्कर्ष कि वेवर जो रहेगा सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट जो है इसको आप एप्लीकेबल नहीं कराएंगे। अदर जो भी कोई राइट है, अदर कोई भी क्लेम है, आप उनके अगेंस्ट लागू कराते रहिए, कोई दिक्कत नहीं। तो आज के लेक्चर में लगभग इतनी ही चीज़ें रहेंगी। आगे के आने वाले लेक्चर्स में हम लोग आने वाले आगे के जितने भी आर्टिकल हैं उनको कवर करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।